तो दोस्तों आज हो गया 23 जुलाई 2022 यूपी समेत देश दुनिया की सभी ताज़ा बड़ी खबरें लेकर आए सिर्फ आपके लिए। चलिए फटाफट खबर शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को अब तक सब्सक्राइब ना किया हो तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि इसी तरह की खबर आप हर रोज देख सकें। चलिए शुरू करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। सुप्रीम कोर्ट ने दिव्यांगों के इस्तेमाल वाले आवागमन साधनों पर जीएसटी लगाए जाने को गंभीर मुद्दा बताते हुए शुक्रवार को कहा कि यह व्यापक जनहित से जुड़ा मामला है। जस्टिस DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति AS बोपन्ना की पीठ ने कहा कि दिव्यांगों के चलने फिरने में मददगार उपकरणों पर जीएसटी लगाए जाने का मामला गंभीर है। आपको बता दें कि याचिकाकर्ता के वकील ने न्यायालय को बताया कि यह मामला पहले 26 अक्टूबर 2020 को सूचीबद्ध हुआ था, लेकिन इस मामले में मंत्रालय के समक्ष पक्ष रखने की अनुमति दे दी गई थी। उन्होंने कहा कि पक्ष रखने के बावजूद व्हीलचेयर जैसे उपकरणों पर अब भी जीएसटी लग रहा है। ईडी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी के समन की तारीख को एक दिन के लिए आगे बढ़ा दिया है, जिसके बाद अब उनसे 25 के बजाय 26 जुलाई को पूछताछ होगी। आपको बता दें कि ईडी ने 21 जुलाई को सोनिया गांधी से करीब 2 घंटे तक पूछताछ की थी। इसके बाद एजेंसी ने दोबारा पूछताछ के लिए 25 जुलाई को समन जारी किया था। तिहाड़ जेल से बाहर निकलने के एक दिन बाद फैक्ट चेकर मोहम्मद जुबैर ने कहा कि वो पहले की तरह काम करते रहेंगे। आपको बता दें कि जुबैर को दिल्ली पुलिस ने 27 जून को ट्वीट के माध्यम से धार्मिक भावनाओं को आहत करने के आरोप में गिरफ्तार किया था। तिहाड़ जेल से जमानत पर बाहर आए मोहम्मद जुबैर ने अपनी पहली प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मैं अपना काम वैसे ही करूंगा जैसे मैं करता था, क्योंकि माननीय अदालत ने कोई प्रतिबंध नहीं लगाया है। सुप्रीम कोर्ट ने सपा विधायक आजम खां को जमानत देते हुए लगाई गई शर्तों से संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के एक हिस्से को शुक्रवार को निरस्त कर दिया है। आपको बता दें कि शीर्ष अदालत ने कहा कि वो इस नई प्रवृत्ति को लेकर परेशान है, जहां अदालतें ऐसे मामलों का संदर्भ देती है जो जमानत के लिए प्रार्थना पर विचार करने से संबंधित नहीं होते। उच्चतम न्यायालय ने आजम खां को जमानत देते हुए लगाई गई शर्तों से संबंधित इलाहाबाद उच्च न्यायालय के आदेश के एक हिस्से को शुक्रवार को निरस्त कर दिया है, जिसमें उत्तर प्रदेश में रामपुर के जिलाधिकारी को जोहर विश्वविद्यालय परिसर से जुड़ी जमीन को कब्जे में लेने के निर्देश दिए गए थे। दिल्ली के उपराज्यपाल VK सक्सेना ने अरविंद केजरीवाल सरकार की एक्साइज पॉलिसी की CBI जांच की सिफारिश की है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने इस जांच से पहले आबकारी विभाग संभालने वाले उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया को क्लीन चिट देते हुए कहा है कि उन्होंने पहले ही कहा था कि उनकी गिरफ्तारी हो सकती है। अरविंद केजरीवाल ने उन्हें कट्टर ईमानदार बताते हुए कहा है कि उन्हें जेल और फांसी से डर नहीं लगता है। गुजरात में भी 7 कांग्रेस विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। पार्टी ने कहा होगी कार्रवाई। जी आपको बता दें कि एनडीए उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू देश की 15वीं राष्ट्रपति चुनी गई है। गुजरात के 7 कांग्रेस विधायकों ने पार्टी लाइन को धता बताते हुए राष्ट्रपति चुनाव में एनडीए उम्मीदवार को वोट दिया। आपको बता दें कि विधायकों की तरफ से अवज्ञा ऐसे समय पर की गई है जब इस साल के आखिरी में राज्य में विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस ने 18 जुलाई के चुनाव में क्रॉस वोटिंग करने वाले विधायकों की पहचान के लिए आंतरिक जांच शुरू कर दी है। उपराष्ट्रपति चुनाव से दूरी बना चुकी तृणमूल कांग्रेस के फैसले पर कांग्रेस हैरान है। पार्टी का कहना है कि इसकी वजह का पता लगाया जाएगा। खास बात है कि पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ दल के इस कदम को विपक्षी एकता के लिए झटके के तौर पर भी देखा जा रहा है। आपको बता दें कि राष्ट्रपति चुनाव में भी 100 से ज्यादा विधायकों की तरफ से क्रॉस वोटिंग की खबरें सामने आई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा है कि हम चाहते हैं कि विपक्ष एकजुट होकर काम करे। पैगंबर मोहम्मद साहब पर विवादित टिप्पणी को लेकर राज्यसभा में चर्चा हुई। गुरुवार को सरकार ने सदन में साफ कर दिया है कि टिप्पणी के चलते अरब देशों के साथ भारत के दोस्ताना रिश्ते प्रभावित नहीं हुए हैं। खास बात है कि भारतीय जनता पार्टी के पूर्व प्रवक्ता नुपुर शर्मा की तरफ से की गई एक टिप्पणी पर कई अरब देशों ने आपत्ति जाहिर की थी। साथ ही भारत में भी इसे लेकर जमकर प्रदर्शन हुए थे। आपको बता दें कि विदेश मामलों के राज्य मंत्री वी मुरलीधरन ने कहा है कि अरब देशों के साथ भारत ऐतिहासिक और दोस्ताना रिश्ते साझा करता रहा है, जो बीते कुछ सालों में और भी मजबूत हुए हैं। समाजवादी पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल सुभाषपा प्रमुख OP राजभर को योगी सरकार ने शुक्रवार को Y श्रेणी की सुरक्षा दे दी है। ऐसे में एक बार फिर उनके योगी सरकार में शामिल होने और मंत्री बनने की चर्चाएं तेज हो गई है। इन चर्चाओं पर खुद OP राजभर ने शुक्रवार को स्थिति साफ की है, सुरक्षा मिलने का कारण बताया है और आगे की रणनीति का भी खुलासा किया है। एक चैनल से बातचीत में राजभर ने कहा है कि मुझ पर पहले भी हमले हो चुके हैं, फिर से हमला हो सकता है। ऐसे में सुरक्षा मांगी गई थी, अब मिल गई है। पीलीभीत से बीजेपी सांसद वरुण गांधी ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की गुणवत्ता पर सवाल खड़े करते हुए ट्वीट किया है। वरुण गांधी ने चिड़िया सलेमपुर नामक जगह पर सड़क के धंसने का वीडियो ट्वीट करते हुए कहा है कि 15,000 करोड़ की लागत से बना एक्सप्रेसवे अगर बरसात के 5 दिन भी ना झेल सके तो उसकी गुणवत्ता पर गंभीर प्रश्न खड़े होते हैं। इस प्रोजेक्ट के मुखिया, संबंधित इंजीनियर और जिम्मेदार कंपनियों को तत्काल तलब कर उन पर कड़ी कार्रवाई सुनिश्चित करनी होगी।
बिहार विधान परिषद के 7 सदस्यों का कार्यकाल गुरुवार को समाप्त हो गया है। इनका कार्यकाल 21 जुलाई तक निर्धारित था। इनके स्थान पर नवनिर्वाचित सभी नए सदस्यों का शुक्रवार को शपथ ग्रहण होगा। इसके साथ ही बिहार विधान परिषद में मुकेश सहनी की विकासशील इंसान पार्टी यानी कि वीआईपी का अस्तित्व समाप्त हो गया है। मुकेश सहनी अपनी पार्टी से सदन में एकमात्र सदस्य थे। राजनीतिक कारणों से वो पिछला विप चुनाव नहीं लड़ सके। उनका कार्यकाल भी 21 जुलाई गुरुवार को समाप्त हो गया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस भले 5 नगर निगमों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही, लेकिन उसके लिए असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम बड़ी चिंता लेकर आई है। सूबे में पहली बार किस्मत आजमाने उतरी एमआईएम ने एक नगर निगम में कांग्रेस का खेल बिगाड़ा तो 7 पार्षद भी उसके चुनकर आए। आपको बता दें कि सांप्रदायिक तनाव वाले खरगोन में एमआईएम के 3 पार्षद जीते तो जबलपुर में 2 और खंडवा बुरहानपुर में 1-1 पार्षद जीतकर आए हैं। एमपी के मुस्लिम वोटरों ने निकाय चुनाव में विकल्प के तौर पर एमआईएम को चुना है। मुसलमानों का यही वोटिंग पैटर्न 2023 के विधानसभा चुनाव में रहा तो कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ जाएगी। भाजपा का नेकेड टेररिज्म और भाजपा का नंगा आतंकवाद, ये देखिए शाहिद अली खान को जो किया गया था पूरा का पूरा, बाद में मैं भाजपा ने अब तक जितने लोगों को देशद्रोही आतंकवादी बताया उनकी सारी सूची सामने रखी जाए तो भाजपा बेनकाब हो जाएगी कि भाजपा के साथ क्या क्या संबंध थे और किनको किनको छोड़ा। अधिकांश मामले में लोग आरोप मुक्त हो चुके हैं। अधिकांश मामले में हमेशा भाजपा चुनाव के वक्त ऐसी चीजों को करके सुर्खियों बटोरने में लगे रहते हैं और चुनावी लाभ उठाकर वो रफ्फू चक्कर हो जाते हैं। मेरी मांग है कि भाजपा शासित राज्यों में जितने मुस्लिम युवा संगठनों को देशद्रोही या दलित को आतंकवादी या सिख को जो आरोप लगाए हैं आक्षेप में कानूनी कार्रवाई क्या की, उस पर श्वेत पत्र जारी करे। कितने मुकदमे हुए, कितने की गिरफ्तारी हुई, कितने वर्ष जेल में रहे और कितने कबलों में चार्जशीट दाखिल किया गया, कितने लोगों को सजा हुई, कितने अंतर निर्दोष साबित हुए। अधिकांश मामले में चार्जशीट तक दाखिल नहीं हुए, सब निकल गए। इस पर हमारी एक कोर कमेटी तथ्य जुटा रही है, सच्चाई सामने लाएंगे भाजपा तो भाजपा मुंह दिखाने के काबिल नहीं होगी। अब आप हमको एक बात बताइए और इसको जरा ऐसे समझने का प्रयास करिए।